देखो, जो हमारा एक सिस्टम है, तो सिस्टम कब बनता है? सिस्टम का मतलब होता है जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन आपस में मिलकर काम करे और पूरे बॉडी के फंक्शन को इनहेंस करे, तो उसको बोलते हैं सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लिवर, सब मिलके काम कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर। उसी तरह हम बात करें इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर काम कर रहे हैं, न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। तो अगर सिस्टम है तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर काम करेंगे, ऑर्गन है तो फिर वहां पर टिश्यू भी इन्वॉल्व होंगे, टिश्यू है तो वहां पे सेल्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में सबसे पहले जो चीज है क्या क्या आती है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड सेल्स और एंटीबॉडीज, जो हमने पिछले क्लास में देखा था सॉल्यूबल होती है ब्लड में। ये सारी चीजें से मिलकर बना है ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं, चीजों को सीखते हैं। सबसे पहला है लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है,
देखो चीजों को समझो, अब मैं समझाता हूँ, मैंने लिख दिया जो लिखना था। ह्यूमन इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बोला इस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन होंगे जिनको बोलेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन। तो लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें तो इन ऑर्गनों में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसी यही वो ऑर्गन है जहां पर क्या है, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी क्या होंगे, पैदा भी होंगे, ओरिजिन भी होगा, डब्ल्यूबीसी का मैच्योरेशन भी होगा, और प्रोलिफरेट यहीं से क्या होंगे, पूरे बॉडी में फैलेंगे भी। ठीक है, लिम्फोसाइट का मतलब डब्ल्यूबीसी। अब देखो लिम्फॉइड ऑर्गन को हम डिवाइड कर रहे हैं दो हिस्सों में, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी, अब देखो अगर किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो हवा में तो डिवाइड नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब क्या है, वो रीजन या वो लिम्फॉइड ऑर्गन जहां पर क्या हो रहा है, इमेच्योर लिम्फोसाइट। एक बात बताओ, लिम्फोसाइट पैदा हुआ है ना, इमेच्योर होगा, और धीरे धीरे ग्रो करके क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो एंटीजन से सेंसिटिव ये होगा या एंटीजन सेंसिटिव ये होगा, मैच्योर वाला होगा एंटीजन सेंसिटिव या इमेच्योर वाला होगा? इमेच्योर वाला। अरे नहीं नहीं नहीं, सेंसिटिव का मतलब क्या है कि एंटीजन को देखा और पागल हो गया कि अब तो एंटीजन आ गया है, पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाओ, मारो पीटो खत्म कर दो उसको ताकि बॉडी को बचाना है। तो वो इमेच्योर करेगा या मैच्योर होगा? सोचो ना, अभी तो मैच्योर। इमेच्योर पैदा हुआ है ना, वो तो पैदा हुआ है बेचारा, वो तो भी समझेगा दुनिया। ठीक है, अब धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा तो उसको पता चलेगा उसका काम क्या है, कि पैथोजन यानी एंटीजन को क्या करना, समाप्त करना। तो मैच्योर होने के बाद ही तो ये समझ में आएगी। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब क्या है, इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। मतलब यहाँ पर क्या होगा, इमेच्योर लिम्फोसाइट कन्वर्ट होंगे किसमें, मैच्योर लिम्फोसाइट में। और ये दो ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में, एक को बोलते हैं बोन मैरो और एक को बोलते हैं थाइमस। ठीक है, अभी हम एक एक करके बोन मैरो को भी देखेंगे और एक एक करके थाइमस को भी देखेंगे। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब होता है कि भाई अब यहाँ पर मैच्योर भी हो गया, एंटीजन को खत्म करने की ताकत भी आ गई, लेकिन प्राइमरी बोन मैरो में एंटीजन को नहीं मारा जाएगा। वो एंटीजन को मारने के लिए एंटीजन को कहीं दूसरे जगह पे बुलाया जाएगा, बोन मैरो और थाइमस के अलावा। तो वो दूसरी जगह जहां पर एंटीजन को मारा जाएगा, जहां पर एंटीजन को क्या किया जाएगा, मारा जाएगा, एंटीजन को खत्म किया जाएगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये देखो बेसिकली इट इज अ साइट फॉर इंटरैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विथ एंटीजन। यहां पर क्या होगा, लिम्फोसाइट क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा एंटीजन के साथ। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आते हैं, स्प्लीन आता है, स्प्लीन का नाम सुना है कभी? यस। क्या होता है बताओ, ब्लड बैंक। स्प्लीन वही जगह है जिसको यस। बोलते हैं ब्लड बैंक भी बोलेंगे, है ना, यहीं पे आरबीसी की डेथ होती है, और ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं ना, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी यहीं पे आकर 120 दिन के बाद मर जाता है। ठीक है, तो स्प्लीन एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। उसके बाद दूसरा लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, लिम्फ नोड। उसके अलावा टॉन्सिल्स का नाम सुना है, बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो डॉक्टर के पास अक्सर दूसरे तीसरे दिन लेके जाना पड़ता है, बोलते टॉन्सिल हो गया, और डॉक्टर गला चेक करता है, बोलते हैं हाँ टॉन्सिल्स हो रहा है। तो जो टॉन्सिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली लिम्फॉइड ऑर्गन से, वो लिम्फॉइड है बेसिकली। उसके अलावा पियर्स पैचेस, देखो पियर पैचेस का मतलब क्या है कि आपने स्मॉल इंटेस्टाइन इमेजिन करो, डायग्राम बहुत बार देखा होगा ना, ये एक बॉडी बनी होती है, यहाँ पर ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसमें क्या है, छोटे छोटे पैचेस है। क्या है, पैचेस, किस चीज के पैचेस, लिम्फॉइड टिश्यू के पैचेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पियर्स पैचेस। कहां पर पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और अपेंडिक्स मालूम है आपको क्या होता है, अपेंडिक्स में बता देता हूँ क्या होता है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना इस तरह का, है ना, और यहाँ पर एक छोटा सा यस। क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो कि हमारे में क्या है, वेस्टिजियल है, हमारे किसी काम का नहीं है। और ये अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये सूज जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्साइटिस बोलते हैं ना, अपेंडिक्स हो गया। लद्दाख का नहीं पता, लेकिन दिल्ली में ऐसे ही लोग यस। जाहिलों की तरह बोलते रहते हैं, अपेंडिक्स हो गया, दर्द हो रहा है। तो वहां पर भी क्या होते हैं, ये पियर्स पैचेस पाए जाते हैं। ये सारी बातें समझ में आती हैं जो आपको स्लाइड पे लिखा हुआ है? हाँ यस सर, पियर्स पैचेस मतलब पियर्स कुछ पैचेस का, स्वेलिंग होता है। नहीं नहीं, बेसिकली क्या है, पियर्स नाम रख दिया, शायद जिस इंसान ने ढूंढा होगा उसका नाम पियर्स होगा। पैचेस का मतलब क्या होता है, धब्बा, है ना, पैचेस का मतलब क्या होता है, धब्बा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और अपेंडिक्स में क्या है, जो लिम्फॉइड टिश्यू है ना, ये जो लिम्फॉइड टिश्यू है वो एक जगह कहीं कहीं पे, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अपेंडिक्स है, यहाँ पर क्या हो गया, जमा होकर धब्बा धब्बा सा बना लिया, पैच बना लिया। तो इसी को बोल रहे हैं पियर पैचेस। और यही सारे पैचेस कहाँ पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है। कुछ नहीं है, लिम्फॉइड टिश्यू है बेसिकली, है ना, जिसमें बहुत सारे क्या है, इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इस पैचेस के अंदर बहुत सारे डब्ल्यूबीसी होंगे या नहीं होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे या नहीं होंगे? यस।
हाँ, क्योंकि यही एरिया है जहां पर क्या है, लिम्फोसाइट लड़ाई करेगा एंटीजन से, ये 4 जगह। ठीक है, कॉपी कर लो आप। लिम्फ नोड क्या है? लिम्फ नोड सेम चीज है। लिम्फ नोड भी बेसिकली इसको कैसे समझाओ, टॉन्सिल देखा है आपने? टॉन्सिल देखा नहीं होगा आपने, टॉन्सिल को महसूस किया है आपने कभी? नेक पे से ऐसे हाँ, नेक पे ही बोल रहा हूँ, महसूस किया है वो राउंड। चीज? हाँ, वो चीज महसूस किया ना आपने, जो ऐसा लगता है कि कुछ एकदम स्पॉन्जी सी चीज है, लेकिन समझ गए ना कैसा है? अगर महसूस किया तो आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। वही ऐसी ही चीज ना हमारे पूरे बॉडी में नोट्स के, मैं उसको नहीं बोल सकता कि नोट्स है, बेसिकली समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये नॉर्मल क्या था, नॉर्मल ऐसा था, मान लो नॉर्मल आपका ये था, नेक था, और यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सूज जाता है ना, और जिसको बोल देते हैं टॉन्सिल बोल देते हैं, नॉर्मल। तो यही नोड्स की तरह दिख रहा है, इस वर्ड को नोड बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ऐसे ही बॉडी में लिम्फ के क्या बने हुए हैं, नोड्स बने हुए हैं। और लिम्फ क्या होता है? लिम्फ आपको मालूम है, बेसिकली फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड, है ना? तो बस वही है। लिम्फ नोड बोल दो, पियर पैचेस बोल दो, टॉन्सिल बोल दो, ये तीनों के तीनों ना टेक्निकली सेम ही चीज तो है। पियर पैचेस का भी मैंने वही डेफिनेशन दिया, टॉन्सिल को भी, लिम्फ नोड को भी टॉन्सिल की तरह समझाया, तो बेसिकली तीनों सेम ही चीज है। ठीक है, कभी कभी यस इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो टॉन्सिल बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, जो दर्द देता है और हमें सूजा हुआ दिखता है। ओके। यस। स्प्लीन कहाँ पे होता है सर? क्या क्या बच्चा? स्प्लीन कहाँ पे होता है? स्प्लीन कहाँ पर होता स्प्लीन। है? एग्जैक्ट गिव मी अ मिनट, आप कॉपी करो, मैं एग्जैक्ट पोजीशन बता देता हूँ। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ओके मैं देख के बता देता हूँ, ठीक है? ओके। देखो, स्प्लीन जो है ना, लेफ्ट किडनी के ठीक ऊपर के पास होता है। अभी मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके। ओके ये वाला हो गया सर। हो गया? सारी चीजें यस कॉपी कर। यस। तो स्प्लीन किडनी के पास होता है, इसका जवाब करने सवाल पूछा था। चल, अब हम क्या क्या समझेंगे, एक एक करके सारे ऑर्गन को समझेंगे, बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, बस ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको? सबसे पहला हेडिंग है हमारा बोन मैरो। बोन मैरो के बारे में एक चीज हर बच्चा जानता है, बायो का बच्चा, वो क्या है बोन मैरो के बारे में जो हर बच्चा जानता है बायो का? बोन मैरो। बोन मैरो में क्या ब्लड के सेल बोन मैरो में बनते हैं? कभी सुना है बचपन में, यानी 11th, यस बचपन मतलब 11th में? तो और ब्लड सेल्स फॉर्म हियर, मैं लिख दूं, कोई दिक्कत की बात है? ब्लड सेल्स फॉर्म हियर। और आरबीसी बनने को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस भी होगा, है ना, इरिथ्रोपोइसिस स्पेशली नाम है आरबीसी बनने के प्रोसेस को। अच्छा, तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी बनेगा या नहीं बनेगा? डब्ल्यूबीसी भी बनेगा, मेन डब्ल्यूबीसी बनने का साइट यही है। मैंने क्या बोला, बोन मैरो है मेन लिम्फॉइड ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे ब्लड सेल यहीं बनते हैं, और सारे ब्लड सेल यहीं बनते हैं, तो डब्ल्यूबीसी भी कहाँ बनता होगा? यहीं बनता होगा, इसलिए क्या हो जाता है, मेन लिम्फॉइड ऑर्गन हो जाता है। ठीक है, यस।
थाइमस की बात करें। अच्छा, बोन मैरो कहाँ पे पाया जाता है? जो थाइमस लॉन्ग बोन्स नहीं होते, जो, ओ अरे नहीं, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं फीमर ना, जैसे फीमर वगैरह, है ना, उसके बीच में ये लेग्स के ये वाला यहाँ पर इसमें बोन मैरो बहुत ज्यादा पाया जाएगा, है ना, हड्डियों के बीच में होता है बेसिकली। अच्छा, दूसरा क्या है? थाइमस, जिसको नल्ले ने नल्ली भी बोलते हैं ना, नली। बहुत एक डिश भी है, सब लोग नहीं खाते हैं, बट जो भी खाते हैं तो उसमें बोन मैरो होता है ना। वैसे लद्दाख में ओ क्या है, वो उधर तो वेजिटेरियन नहीं होंगे ना, क्योंकि क्लाइमेट कोल्ड है, आई गेस, होप सो। वेजिटेरियन मतलब ज्यादा वेजिटेरियन मतलब नहीं मिलते होंगे एज कम्पेयर टू इंडिया में, हर जगह वेजिटेरियन मिलते हैं ना। मतलब किस तरह का कल्चर है, फूड कैसा है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ बातें भी होती हैं। फूड बच्चा कोई आपसे पूछेगा आपके अपने शहर के बारे में, बताओ कहाँ रहते हो, तो आप ऐसे ही जवाब दोगे, नहीं मालूम, आपने ये नहीं बोला। बट चलो, बैक टू द टॉपिक, मैं भटक जाता हूँ, मुझे ध्यान दिला दिया करो। थाइमस की बात करें, थाइमस के बारे में क्या जानते हो? तो क्या थाइमस के बारे थाइमस में प्राइमरी लिम्फोसाइट हाँ, प्राइमरी, वो बहुत ग्रेट, अभी तो बताया पीछे। देखो मैं बता रहा हूँ, पहली बात, पहला पॉइंट क्या है, लोब्ड ऑर्गन है। क्या है लोब्ड ऑर्गन? मतलब छोटा सा लोब जैसा स्ट्रक्चर है, लोब जैसा स्ट्रक्चर है। उसके बाद कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये नियर हार्ट, दिल के पास होता है, नियर हार्ट, है ना, दिल के पास प्रेजेंट होता है। और सबसे खास बात इसकी, जब मान लो साइज इसका ये है, साइज इसका क्या है, ये है, और धीरे धीरे इसका साइज क्या होगा, घटता जाएगा, धीरे धीरे इसका साइज घटता जाएगा। तो ये बर्थ के टाइम पे साइज कैसा था, ज्यादा होता है, और एडल्ट हो जाता है तो साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा क्यों? सोचो सोचो, एडल्ट मतलब प्यूबर्टी की क्योंकि बात करते हैं। हाँ बोलो। हम्म, क्योंकि मैच्योर इम्यूनिटी वो हो जाता है हाँ देखो, इसका काम क्या है, अलग अलग तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करना ना, थाइमस का अलग अलग बी सेल बनाना, टी सेल बनाना, एंटीबॉडी बनाना, है ना। तो धीरे धीरे शुरू में जब बच्चा पैदा हुआ तो अलग अलग तरह के पैथोजन आएंगे, तो बहुत सारा काम होगा इसको, है ना, बहुत अलग अलग तरह के एंटीबॉडी बनाने होंगे, तो ज्यादा काम था तो ज्यादा साइज था। लेकिन धीरे धीरे वो क्या करा, समय के साथ हर तरह की एंटीबॉडी उसने बना दी। तो भाई अब बना दिया, सारा काम हो गया, तो इसको इतना बड़ा साइज को ज्यादा खाना पीना सब कुछ जगह देना पड़ेगा। इसलिए इसका अच्छा उपाय क्या है कि इसका साइज छोटा होता जाए। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? मैं फिर से समझा दूंगा, जस्ट आस्क, समझ में नहीं आई? नो सर हाँ तो जस्ट से ना, बच्चा आपका काम ही है पूछना। आई एम जस्ट सेइंग, मान लो एक बच्चा पैदा होता है ना, ये एक बेबी पैदा हुआ, तो ये बेबी को, अभी इस बेबी को किस तरह की इम्यूनिटी मिली है, अभी इस बेबी को किस तरह की इम्यूनिटी मिली है, ये बताओ। इन्नेट इम्यूनिटी है ना। यस हाँ बट हमने डिस्कस करा था ना, बैरियर वाला। और थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रम और इससे मिला होगा, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क से, और थोड़ा बहुत प्लासेंटा से क्या मिला होगा, एंटीबॉडीज मिले होंगे ना, एंटीबॉडीज भी मिल गए होंगे, एंटीबॉडीज। लेकिन एक बात बताओ, क्या समय के साथ ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो धीरे धीरे इसको अलग अलग तरह की बीमारियों के अटैक होते रहेंगे या नहीं होंगे समय के साथ? कभी यस हो सकता है एक पहली फर्स्ट ईयर में पोलियो का अटैक हो, है ना, हो सकता है थर्ड ईयर में किसका अटैक हो जाए, चिकन पॉक्स का। तो समय के साथ धीरे धीरे बीमारियां अटैक करेंगी, तो समय के साथ इस बेबी में धीरे धीरे अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज बनते जाएंगे या नहीं बनते जाएंगे, ये बताओ। यस हाँ तो एक वक्त आएगा ना कि एक बेबी तैयार हो जाएगा, ये एक वक्त आएगा कि धीरे धीरे साइज में इंक्रीज भी हो रहा है, धीरे धीरे एडल्ट भी बनता जा रहा है, प्यूबर्टी भी आती जा रही है। तो धीरे धीरे क्या इसकी बॉडी में हर तरह के एंटीबॉडीज, हर तरह के प्रोटेक्शन की जो भी चीजें चाहिए वो बन नहीं गई होंगी। यस सर इज जस्ट कॉमन सेंस। इसलिए जब छोटा होता है तो उसका काम ज्यादा होगा ना थाइमस का, कि अलग अलग तरह की बीमारियां आ रही हैं। देखो समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो दुनिया में 100 तरह की क्या है, बीमारियों है, 100 टाइप का एंटीबॉडी बनाना है, कितने टाइप का, 100 टाइप का। तो बर्थ में, जब बर्थ हुआ बच्चे का, तो क्या एक भी तरह का एंटीबॉडी था? नहीं था। 100 टाइप का एंटीबॉडी बनाना है तो उसका साइज क्या था, बहुत बड़ा था। अब धीरे धीरे मान लो 10 साल होते होते इसने कितने तरह के एंटीबॉडी बना दिए, 80 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी बना दी। अब इसको कितने टाइप के एंटीबॉडी बनाने, 20 टाइप, फिर बॉडी क्या हो जाएगी, पूरी प्रोटेक्टेड हो जाएगी। तो एक बात बताओ, अब इतने बड़े थाइमस की जरूरत होगी क्या? नहीं, अब तो भाई ज्यादातर काम हो गया, 100 में से 80 बन गए, बना बचना कितना है, 20। तो धीरे धीरे साइज इसलिए क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कभी कभी कोई चीजें दिमाग में क्लिक नहीं करती है, लेकिन छोटी सी चीज होती है, बाद में क्लिक कर जाती है, आ जाएगी, क्लिक कर जाएगी। बट अभी भी ओके शायद नहीं सर आया है समझ तो में बोल सकते हो, मैं लास्ट में क्लिक करूंगा।
फिर समझाऊंगा, टेंशन मत लो। आई विल ट्राई। आगे नहीं समझ में आएगा तो मैं कल दोबारा समझाऊंगा। आ गया, आगे ओके नो प्रॉब्लम, गुड फॉर मी। हाँ गुड फॉर मी, मुझे अच्छा लगा। चलो अच्छा, अब ये देखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोन मैरो और थाइमस मेन प्राइमरी ऑर्गन है। तो अभी मैंने बताया था प्राइमरी ऑर्गन का काम क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, जहां पर इनका क्या हो, लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट हो और मैच्योरेशन हो। लेकिन देखो, दोनों तरह के लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होना चाहिए। एनसीईआरटी पहले शुरुआत में पेज नंबर 153 में बोल रहा है लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन और डेवलपमेंट, लेकिन अगले ही पेज में आप 154 में जब ऑर्गन को डिस्कस कर रहा है तो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, कौन से लिम्फोसाइट, बी नहीं टी लिम्फोसाइट। तो ये नीट में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है और डेवलपमेंट होता है बोन मैरो थाइमस में। तो टी होना क्या चाहिए था, बी और टी दोनों, लेकिन बुक में क्या डेटा दे रखा है, टी दे रखा है। आ गई बात समझ में? यस सर। कॉपी करो, फिर हम आगे बात करते हैं। डन सर। डन। साथ ही साथ लिख रहे हो क्या आज? स्क्रीनशॉट लीजिए। दैट्स वेरी रॉन्ग। आज क्या हो गया, मेरे पहले भी, इससे पहले भी एक 10th की बच्ची को पढ़ाया, वो भी स्क्रीनशॉट ले रही है। बच्चा आप कॉपी जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट लो डजंट मैटर, बट कॉपी करती हूँ सर। कॉपी करते हो। चलो, मैं सर को बोलूंगा, निश्चर सर को, कि डाइशन को बोलो नोट्स भेजने के लिए कुछ चैप्टर्स का। मैं कंफर्म करना चाहूंगा ना कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। बैक टू द टॉपिक। थर्ड ऑर्गन हमारा है स्प्लीन, है ना। चलो मैं आपको स्प्लीन दिखाता हूँ पहले। मैं पहले सर्च कर दूंगा। देखो स्प्लीन का डायग्राम दिख रहा है, स्टमक के ठीक पीछे होता है ना, छोटा सा किडनी के तरह ही दिखता है ना। मैं और भी डायग्राम दिखाता हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो। आप ये देखो, आपको स्टमक दिख रहा है, स्टमक के पीछे आपको स्प्लीन दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको और भी दूसरे डायग्राम दिखाता हूँ कि और क्लियर हो, ठीक है। यहाँ देखो, स्प्लीन दिखा आपको? कौन और सा वाला? अच्छा अच्छा, मैं सिर्फ स्प्लीन का डायग्राम दिखाता हूँ, कुछ अच्छा सा डायग्राम मिल जाएगा मुझे, ताकि आपको क्लियर हो जाए मामला। यह देखो, ये देखो, इस तरह का स्प्लीन दिखता है, स्टमक के ठीक पीछे होता है। ओके, बीन शेप, ओह लोब। यस। ओके ठीक है, एकदम ब्राउन दिखता है। okay? या दिक्कत है ऑर्गन में तो किसी दिन मैं आपको 15-20 मिनट की क्लासेस ले लूंगा, जिसमें सारे ऑर्गन्स का आपको एनाटॉमी बता दूंगा, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन पाए जाते हैं, है ना। ये तो पता है। हाँ, अच्छा, आज हमें आपको वो भी कराना है ना, क्या बोला था हमने लास्ट क्लास में, आपका पिछला छूटा हुआ है ना। हाँ यस। नो प्रॉब्लम, वी विल डू दैट आल्सो। हाँ, स्प्लीन, चलो पॉइंट्स लिखो स्प्लीन के बारे में।
देखो स्प्लीन की बात करें तो ये बीन शेप ऑर्गन होता है। इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? तो ऑब्वियसली डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स पाए जाएंगे। सबसे मेन फंक्शन है स्प्लीन का कि देखो स्प्लीन का मतलब क्या है समझो। ये स्प्लीन में ना, स्प्लीन एक ऑर्गन है, इसमें हर 120 दिन पे आरबीसी आता है और आरबीसी क्या करता है, यहाँ पर आके मर जाता है। हर रोज आरबीसी यहाँ पर आएगा और आरबीसी यहाँ पर डेथ करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। लेकिन समझो, मान लो ये स्प्लीन है ना, और पहली बार ब्लड ब्लड पहली बार फर्स्ट टाइम स्प्लीन में ब्लड एंटर किया, और यहाँ पर इसका काम क्या था, आरबीसी को मार देना। लेकिन आरबीसी की डेथ फर्स्ट बार में नहीं होती है, आरबीसी की डेथ नहीं होती है। 120 दिन के बाद फिर दूसरा बैच आएगा आरबीसी का। जब दूसरा सेकंड बैच आएगा आरबीसी का स्प्लीन के पास, तो फर्स्ट बैच की क्या होगी, डेथ होगी। तो यानी 120 दिन तक आरबीसी, स्प्लीन के अंदर आरबीसी बच के रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? मान लो अगर हमारे स्प्लीन के अंदर, मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मेरे एक्सीडेंट होने की वजह से मेरे बॉडी में से बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया। ब्लड लॉस हो गया तो आरबीसी लॉस हो गया, आरबीसी लॉस हो गया तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट गई, तो मतलब मेरी डेथ हो सकती है। तो उस कंडीशन में ये जो स्प्लीन है वो क्या बोलेगा, मेरे पास आरबीसी है, तो वो क्या करेगा, ब्लड में आरबीसी भेज देगा और डेथ से बच, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। और ग्रेव यार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आरबीसी यहाँ के मरता है। और ये क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यहाँ पर ब्लड आएगा और यहाँ पे ब्लड का फिल्टर होता है। कैसे फिल्टर होता है कि जैसे ही स्प्लीन में ब्लड आएगा तो ब्लड में जो भी क्या होंगे, माइक्रोब्स होंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन होंगे, स्प्लीन उनको मार देगा। तो इधर से ब्लड आएगा पैथोजन को लेके, और इधर से जो ब्लड निकलेगा वो बिना पैथोजन वाला ब्लड निकलेगा। तो आई होप स्प्लीन क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया है कुछ तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। यस, डन सर, समझ आ गया। समझ आ गया? ओके। अगला छोटी छोटी बात करते हैं लिम्फ नोड्स के बारे में, है ना। दाइचन, ये जो आप क्लास ले रहे हो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की, आप फर्स्ट क्लास से हो ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में? आपकी छुट्टी नहीं थी ना? यस सर, नहीं छूटा सर। हाँ, और शायद आप ही ले रहे हो, निर्जा अब लेना छोड़ दिया उसने, है ना? हाँ सर, पता नहीं, नहीं आ रही। आप नहीं आ रही है ना, बस कब से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की क्लास होता है शायद से, मैं ये कंफर्म कर रहा था। ओ यस सर, वहाँ हाँ, से। चलो ठीक, उससे पहले उसने क्लास ली थी। यस।
देखो लिम्फ नोड की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम हमने देखा है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फ का सिस्टम, और लिम्फ बनता भी किससे? ब्लड से। तो लिम्फेटिक सिस्टम में मान लो ये कोई, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, पूरा लिम्फ वेसल्स है, सारे तरफ लिम्फ वेसल्स है, और इस लिम्फ वेसल्स पे कहीं कहीं पर क्या है, सॉरी, कहीं कहीं पर क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। इन्हीं सॉलिड स्ट्रक्चर्स को, बेसिकली टॉन्सिल टाइप के स्ट्रक्चर है, इसी सॉलिड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिम्फ नोड। इनका फंक्शन क्या है कि जो भी लिम्फ, ये मान लो इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है जिसका नाम क्या है, लिम्फ है। जो भी माइक्रोब लिम्फ में या एंटीजन लिम्फ में आ जाएगा, तो ये लिम्फ नोड क्या करेगा, उस माइक्रोब से डील करेगा। कैसे डील करेगा? ये जैसे ही माइक्रोब्स यहाँ पर ट्रैप होगा, लिम्फ नोड में फंसेगा आके, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगा, और इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाएगा, और बैक्टीरिया वगैरह को मार दिया जाएगा। आई होप लिम्फ नोड समझ में आया होगा, तेजी से बताया, बट लिम्फ नोड डायरेक्शन समझ में आया आपको? फिर से समझाऊं? मैं बता रहा हूँ लिम्फ नोड क्या है। हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? जिस लिम्फ वाला सिस्टम, जिसके अंदर लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ नाम का फ्लूइड फ्लो करता है ना। लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लूइड, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा WBC पाया जाता है। लिम्फ का काम ही क्या है? इम्यून सिस्टम, क्या, इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी, एक बात तो ये। और दूसरा लिम्फ का काम क्या है? फैट का डाइजेशन करना। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये क्या है? लिम्फ वेसल का बना होगा, लिम्फेटिक वेसल्स का बना होगा, जिस तरह ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स के आसपास क्या होते हैं? सॉलिड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन्हीं सॉलिड स्ट्रक्चर को बोलते हैं लिम्फ नोड, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। इसका फंक्शन क्या है? इसमें जो भी माइक्रोब से एंटीजन आ जाएंगे उसमें फंस जाएंगे। अब ये माइक्रोब क्या करेंगे? इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देंगे। कैसे इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करेंगे? बाय एक्टिवेटिंग लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को इनडायरेक्टली एक्टिवेट कर देंगे। समझ में आया डाइचन? यस सर। हाँ, तो स्क्रीनशॉट लो। और एक चीज बताओ, क्या आपको अभी तक इतना एहसास हो गया कि बॉडी के पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैकेनिज्म है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? चाहे ब्लड में चला जाए तो WBC काम करेगा, टिश्यू में चला जाए मैक्रोफाइजेस काम करेगा, उसके बाद एड्स वेड्स का वायरस है तो उसके लिए अलग तरह से बॉडी काम करेगा, लिम्फ में पहुंच जाए तो अलग काम करेगा, इंटेस्टाइन में पहुंचे अलग काम करेगा। यानी बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी पहुंच जाए, उससे लड़ने के लिए पूरा बॉडी क्या है, तैयार है। बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। अग्री करते हो या नहीं करते हो? है ना, बहुत तरह, कहीं भी पहुंच जाए बॉडी से क्या प्रोटेक्शन मिल रही है, नहीं बॉडी को नेचुरली। यस। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे बात करते हैं। डन सर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये वन मार्कर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वन मार्कर, ये वन मार्कर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। MALT, मॉल्ट क्या होता है? नाम सुना है कभी? म्यूकोसल, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और ये बॉडी में 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू। देखो बॉडी में जितना भी लिम्फोइड टिश्यू है ना, जितना भी लिम्फोइड टिश्यू है, 50% क्या है उसमें से? माल्ट है। माल्ट क्या होता है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कहने का मतलब, आपने जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, कौन कौन से ट्रैक्ट, ट्रैक्ट की बात करें क्या क्या हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या नहीं है हमारे बॉडी में, है ना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी है ना। और उसके अलावा क्या, कौन सा ट्रैक्ट है? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी है या नहीं है। इन सारे ट्रैक्ट में बेसिकली, ये जो भी ट्रैक्ट है, यहाँ पर क्या है? म्यूकोस लिम्फोइड टिश्यू, छोटे छोटे लिम्फोइड के टिश्यू के लेयर हैं प्रेजेंट, उसी को क्या बोल देते हैं? मॉल्ट बोलते हैं। एक काम करो, 154 पेज नंबर निकालो, आपको टॉपिक दिख रहा होगा 8.3, दैट इज एड्स। एड्स के ठीक ऊपर मॉल्ट दिख रहा है, उस मॉल्ट को रीड करो।
Yes, sir. Done, sir. डन। चलो अगला कौन सा Lymphoid टॉपिक? tissue. हाँ बोलिए। 50% of total lymphoid tissue means क्या? मतलब हमारे बॉडी में और भी लिम्फॉइड, एक बात बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से ट्रैक्ट, ये जो मॉल्ट है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है ना। लेकिन बॉडी में और भी तो पोर्शन है, बॉडी में और भी तो पार्ट है, ट्रैक्ट के अलावा और भी तो चीजें होती हैं, तो क्या वहां पर लिम्फॉइड टिश्यू नहीं पाए जाएंगे? वहां पर भी लिम्फॉइड टिश्यू पाए जाते हैं। यानी बॉडी में जितने भी टोटल लिम्फॉइड टिश्यू पाए जाते हैं ना, उन सबको एक जगह इमेजिन कर लो। और ये जो तीन जगह है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, इनमें जो लिम्फॉइड टिश्यू है ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 50%। Oh, हाँ, टोटल लिम्फॉइड टिश्यू के ये 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, yes. चलो एड्स की बात करते हैं। मैं बहुत ज्यादा ही वी विल टॉक अबाउट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। जो नॉन बायो वाले बच्चे होते हैं उनको लगता है बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, एड्स, रिप्रोडक्शन, यही सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन चलो एड्स के बारे में बात करते हैं। क्या होता है एड्स के बारे में आप क्या जानते हो? पहले तो आप बताओ, फिर हम बात करेंगे। ये जो वायरस से होता है सर, डिजीज। अच्छा, वायरस से होता है। अभी मैं, और ये फटल डिजीज है, इसका हाँ कोई वैक्सीनेशन नहीं। हाँ वेरी गुड। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम देखो वर्ड क्या क्या है। एक्वायर्ड मतलब जो हमें मिल रहा है, इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी इम्यून सिस्टम की डिजीज है, डेफिशिएंसी यानी इससे क्या पता चल रहा है, इस बीमारी में कुछ नहीं हो रहा है, इम्यून सिस्टम ही खत्म हो जा रहा है। मतलब दुनिया में जितनी भी बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि दूसरे दूसरे ऑर्गन बॉडी में अटैक होता है ना, फिर इम्यून सिस्टम उससे फाइट करके बचा लेता है बॉडी को। लेकिन अगर हम डायरेक्टली कोई वायरस ऐसा आ गया है दुनिया में जो इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर ले, तो क्या राम राम सत्य होना निश्चय है? यस। है ना। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और सिंड्रोम का मतलब मालूम है या नहीं, ये बताओ। सिंड्रोम सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जब एक से ज्यादा सिम्टम्स होते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, है ना। अब देखो कहानी सुनो। ये मान लो अफ्रीका है, मुझे नहीं मालूम अफ्रीका कैसा दिखता है ना। ये अफ्रीका है, अफ्रीका के वेस्ट में एक एरिया है जिसको बोलते हैं कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्या बोलते हैं? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये शायद 90s 40s की बात है अराउंड, है ना। 90s 40s में जंगल वंगल में गए क्या करने, चिंपैंजी से खाना खाने के लिए। चिंपैंजी को अफ्रीका के लोग खाते थे, या कुछ लोग, सारे लोग नहीं खाते हैं, अफ्रीका में होते हैं आदिवासी होंगे, तो वो कहाँ गए चिंपैंजी को खाने के लिए। तो चिंपैंजी और दूसरी तरफ क्या थे, ह्यूमन थे, है ना। दोनों में क्या हुई, फाइट हुई, इसका भी ब्लड निकला और इसका भी क्या निकला, ब्लड निकला। आ रही है बात समझ में? और इन दोनों ब्लड की क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। यानी इसका ब्लड जो है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि चिंपैंजी का जो ब्लड है वो कहाँ चला गया, हमारे ह्यूमन के ब्लड में चला गया। कहाँ चला गया, ह्यूमन के ब्लड में। और इस ब्लड में एक वायरस था, इस ब्लड में क्या था, एक वायरस था, जिस वायरस को आज हम जानते हैं HIV वायरस। क्या, HIV वायरस। लेकिन अफ्रीका गरीब देश है, अमीर देश है, क्या है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, चलो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ही बात कर ले, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देश की बात करें या कॉन्गो की ही बात कर ले, तो गरीब है या अमीर है, ये बताओ, पैसा वाला है या एकदम भिखारी टाइप का है? गरीब होगा। गरीब है, बहुत गरीब है। तो बेसिकली 40 साल तक, मतलब 1940 से लेकर, फर्स्ट केस कब रिपोर्ट हुआ, फर्स्ट केस जो रिपोर्ट हुआ वो एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है, वो इंपॉर्टेंट है। 1981 कब रिपोर्ट हुआ, 1981 में हुआ था। 1981, और कहाँ पे, यूएस में हुआ था, अमेरिका में कहीं पे हुआ था, एग्जैक्ट डेट बुक में नहीं दे रखा है जगह का ना, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कहने का मतलब कितने साल, तकरीबन 40 साल तक ये डिटेक्ट नहीं हुआ। 40 साल तक डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अफ्रीका गरीब देश था। उसके बाद यूएस में पता चला कि इस बीमारी में तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें जब इम्यून सिस्टम काम करना बंद हो जाता है तो वो सारी डिजीजेस होती है। तो धीरे धीरे इस पे रिसर्च किया गया और पता चला कि ये 25 सालों में, प्रीवियस 25 साल में, प्रीवियस 25 ईयर्स में, लेट मी सी,
ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। कहां पर स्प्रेड हो गया? ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया है। और कितने डेथ हो गए हैं इससे बता सकते हो? गेस करो। 25 million. 25 मिलियन, यानी हर साल 10 लाख लोग कैसे मर रहे हैं? एड्स से ही मर जा रहे हैं, है ना? ठीक है, तो आप दो पेज का स्क्रीनशॉट लो, पहले तो इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लो। Done. डन। उसके बाद ये भी ले लो। Done. उसके बाद हम बात करते हैं, ट्रांसमिशन की बात करते हैं। यार नहीं, मैं एड्स ना थोड़ा अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को, ना सही से समझाना चाहिए जरूर। मैं कम से कम एटलीस्ट बायो वाले बच्चे तो उसके पॉजिटिव बेसिकली समझो। एड्स के बारे में मैं क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ, एक मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ। आप ऐड देखोगे टीवी पे ऐड देखा था ना कि एड्स वाले जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनसे गले मिलना और ये सब मिलने में एड्स नहीं फैलता है, उनको अच्छे से ट्रीट करें ऑफिस में। कभी देखा है इस तरह का ऐड टीवी वगैरह पे, टेलीविजन पे? Yes, sir. हाँ चलो, तो इसका मतलब क्या है? क्यों ये अगर कोई ऐड, गवर्नमेंट वैसे भी कुछ नहीं करती है, यू नो दैट, है ना? अगर गवर्नमेंट ऐड पे अगर फोकस कर रही है तो मतलब कुछ ना कुछ बड़ा इशू हुआ होगा। तो आपको सुना होगा, फ्रूटी नाम की कंपनी है जो फ्रूटी बेसिकली मैंगो ड्रिंक टाइप की चीज बनाती है, सॉफ्ट ड्रिंक। वो बीच में बंद हो गई थी, फ्रूटी या माजा, कुछ महीनों के लिए। ठीक है, होता क्या है कि कुछ वहां का एक वर्कर जिसको एड्स था, उसने क्या किया, एक ब्लड ड्रॉप डाल दिया उस फैक्ट्री में। अब वायरस पूरे में फैल जाएगा। अब जो भी उस वायरस वाले फ्रूटू को पिएगा तो सबको वायरस हो जाएगा, सबको एड्स हो जाएगा, इसलिए कंपनी को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। होता क्या है कि सोसाइटी में एड्स वाले इंसान को इतना गंदे तरीके से, गलीज नजरों से, बहुत गंदे तरीके से देखा जाता है कि इंसान तो इंसान है। तो इंसान को ना दिल से अंदर से बुरा लगने लगता है कि मैंने ऐसा गलत काम नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम है क्वाइटस, या आप बचपन से, टू बी ऑनेस्ट एकदम फ्रैंक बात करते हैं, बचपन से क्वाइटस या सेक्स बोल लो, बचपन से यही सिखाया जाता होगा छोटे छोटे बच्चे, और सेक्स करने से, क्वाइटस करने से क्या होता है? एड्स फैलता है, यही सुना होगा। सबसे पहला एड्स के बारे में आपने यही चीज सुनी होगी, अग्री या नहीं? डाइचन, एड्स के बारे में तो सबसे पहले यही चीज सुनते हैं ना। तो Yes, sir. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लोगों के मन में नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं। लोग एड्स वाले, जिसको एड्स है पर्सन को गंदा समझने लगते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, लोग जयपुर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, बस में जा रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या ले रखा है, हाथ में पिन ले रखा है। और उस पिन को कब चुबाया? पहले अपने हाथ में चुबाया ताकि ब्लड लग जाए। अब उस पिन में क्या हो गया? एड्स का ब्लड लग गया है ना? और वो दूसरे बंदे को अगर पिन चुबा दिया, मुझे चुबा दिया, तो क्या वो वायरस मेरे बॉडी में एंटर कर जाएगा? Yes, sir. हाँ, तो क्या मुझे वायरस हो जाएगा? तो एक बात बताओ, अगर उस इंसान को, जिस ऐसे बहुत सारे केसेस है इंडिया में, अगर वो इंसान जो वायरस दूसरे को दे रहा है, बस में सोचो, बस में नॉर्मली इंसान तो होते हैं, लेकिन वो एक इंसान आ रहा है और वो सबको पिन चुबा के एड्स दे रहा है। ऐसा कितने हजारों इंसान को क्या एड्स हो गया या नहीं हो गया इसकी वजह से? Oh, yes. गलत बात है या नहीं है? और ये गलती किसके वजह से हुई है? सोसाइटी की वजह से हुई है या नहीं है? Yes. सोसाइटी में अगर इतनी नफरत नहीं होती, सोसाइटी में अगर हमने एड्स को बता रखा होता, हमने बताया जाता कि एड्स जरूरी नहीं है सेक्स करने से फैलता है, एड्स कोई गंदी बीमारी नहीं है, एड्स जस्ट बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, तो ये नफरत उसके दिल में कम होती है ना, हमारे दिल में कम होती, और ये अच्छी सोसाइटी होती। तो बेसिकली इतनी कहानी मैंने सुना थी, मैं इसलिए सुना रहा था कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। एड्स को हम जानेंगे अगली क्लास में अच्छे से, फिर मैं और अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे एड्स फैलता है, कैसे एड्स नहीं फैलता है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, आपको आपको एटलीस्ट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं वैसे बहुत देर से क्लास ले रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको रिवीजन दूंगा, है ना? Yes. हाँ, तो एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके ना, एक एक टॉपिक करके सिलेबस, वो मूल बायो कंप्लीट कर लेंगे। Okay, या, sir. या फिर ना मैं बता देता हूँ आपको, मेरी क्लासेस MWF में ना लंबी चलती है, MWF में लंबी चलती है, और आपकी क्लास लास्ट होती है, मैं थक जाता हूँ। तो TTS में सैटरडे को तो होती नहीं है, ट्यूसडे और थर्सडे को आधे आधे घंटे क्लास कर लेंगे, और MWF में एक एक दो दो टॉपिक कर लेंगे, तो तकरीबन एक वीक में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 ही टॉपिक बच रहे हैं, है ना? Okay, sir. ठीक है, ओके। ठीक है, हम, sir. हाँ, हमने क्या कर लिया था, पैकेजिंग कर लिया था। अब बुक खोल लो, पेज नंबर 100 खोल लो, और पहला हेडिंग है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। Yes. खोल दिया, sir. हाँ, वेरी गुड, हेडिंग दिख गया, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब समझो ये क्या है। देखो,
सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, मैं पहले बता दूं बोर्ड के लिए एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पहला पॉइंट, किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? तो किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। किसने? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। ठीक है, किस पे किया था? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। किस पे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? दो फॉर्म। एक को बोलते हैं एस स्ट्रेन और दूसरे को क्या बोलते हैं? आर फॉर्म या आर स्ट्रेन। आई बात समझ में? एस का मतलब क्या है? स्मूथ। जो दो तरह के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है मार्केट में। ठीक है, चलो मैं ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कितने तरह का है? दो तरह का है मार्केट में। एक को बोल रहे हैं एस स्ट्रेन और एक को बोल रहे हैं आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? जो स्मूथ है, जो दिखने में क्या है? स्मूथ है। स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? ये इसके ऊपर ना एक लेयर है। क्या चीज की लेयर है? पॉलीसेकेराइड की लेयर। कौन सी लेयर? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जानता है बच्चा क्या होता है बच्चे? पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का वेरी गुड वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट। ज्यादा। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हाँ, तो ये स्मूथ क्या होते हैं? एस स्ट्रेन होते हैं स्मूथ, क्योंकि मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड की लेयर है। और आर स्ट्रेन जो होते हैं ये दिखने में कैसे होते हैं? अपीयरेंस रफ होते हैं। और ये जो एस स्ट्रेन होते हैं ये वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब क्या है? ये डेथ हो जाती है, इनकी वजह से डेथ हो सकती है। और ये आर स्ट्रेन जो है वायरुलेंट नहीं होते हैं। इतनी बातें समझ में आती हैं, छोटी छोटी बातें, बेसिक। आपको आइडिया लग गया क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? यस ठीक, अब आगे बात करते हैं। यस सर। हाँ, अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने, मैं चूहा बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे ड्राइंग बनाना सीखनी है ना। चलो मान लो ये माइस है, ठीक है, बेकार है लेकिन डजंट मैटर। सबसे पहले एक चूहा लिया और इसने क्या लिया? एक एस स्ट्रेन लिया। क्या लिया? एस स्ट्रेन का स्ट्रेप्टोकोकस लिया और उसको कहाँ पे डाल दिया? माइस में डाल दिया। और माइस क्या हो गया? ऑब्वियसली मर गया है ना। माइस की क्या होगी? डेथ हो गई। तो उसने सोचा ठीक है चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसने बाद आर स्ट्रेन लिया। क्या लिया? आर स्ट्रेन लिया और माइस में डाला। माइस जिंदा था, अलाइव था। बोला चलो कोई बात नहीं। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एस स्ट्रेन लिया है ना, और एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। क्या कर दिया? हीट किल कर दिया। मतलब एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया, उसको गर्मी देके मार दिया है ना, और उसको वापस चूहे में डाल दिया। तो चूहा इस बार जिंदा रह गया। तो मतलब एक बात पता चल गई। एक बात क्या पता चल गई? कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को अगर माइस में डाल देंगे तो माइस डेथ हो जाता है, लेकिन एस स्ट्रेन को मार दो, हीट करके मार दो, तो माइस क्या हो जाता है? जिंदा रहता है। तो उसने अब क्या किया कि एस स्ट्रेन लिया, हीट किल, एस स्ट्रेन लिया, उसको हीट किल करा और उसके साथ मिक्स कर रखा था आर स्ट्रेन। क्या मिक्स कर रखा था? आर और स्ट्रेन। स्ट्रेन। और इस दोनों को मिक्सचर माइस में डाल दिया। अब सोचो माइस जिंदा रहा होगा या मरा होगा? ये बताओ, आप अपने हिसाब से सोचो। जिंदा। जिंदा होगा। जिंदा। हाँ, क्योंकि आर स्ट्रेन क्या होता है? माइस को मार नहीं सकता है, और एस स्ट्रेन हीट किल माइस को भी नहीं मार सकता है। दोनों में से कोई नहीं मार सकता था। लेकिन माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो यहीं से हो गया, एक हिस्ट्री की शुरुआत हो गई। इससे एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की चेन शुरू हो गई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो इससे क्या पता चला कि काबिलियत तो आर स्ट्रेन में नहीं थी। क्या काबिलियत थी आर स्ट्रेन के पास कभी भी मौत देने की, चूहे को मारने की? बिल्कुल नो काबिलियत नहीं थी। नो। काबिलियत थी एस स्ट्रेन के पास, लेकिन एस स्ट्रेन भी हीट किल नहीं मार सकता था। तो हमें एक बात हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एस स्ट्रेन में कोई ना कोई चीज थी, है ना, जो क्या कर रही थी? माइस को मार रही थी, जो कि कहां चली गई है? आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गई है। आ रही है बात समझ में? तो इसी को बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला। नहीं आई बात समझ में? इस एक्सपेरिमेंट में से ये चीज पता चलती है कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, कोई ना कोई चीज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है? डेथ होती है चीजों की, है ना। चलो अब दूसरे बच्चे, बैच के भी बच्चे आने लगे हैं, तो आज के लिए आप स्क्रीनशॉट लो और हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे आगे। दाइशन, आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई? ये वाले एक्सपेरिमेंट यस समझ सर, में आगे सर। आ गया? अब एक काम करना, पेज नंबर 101 खोलो, 101, और उसमें
थर्ड लाइन देखो उसमें थर्ड लाइन में दिख रहा होगा, ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड। इससे क्या पता चला, फ्रेडरिक ग्रिफिथ को पता चला कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसमें काबिलियत नहीं थी किसी की जान लेने की, लेकिन जब एस स्ट्रेन के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किसी ना किसी वजह से ट्रांसफॉर्म हो गया है, मतलब एस स्ट्रेन से कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आ गई है, यानी कोई ना कोई चीजें ट्रांसफॉर्म होती है। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए होंगे तो जानने की कोशिश कर रहे थे साइंटिस्ट कि क्या चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो वो जो ट्रांसफॉर्म होने वाली चीजें थी तो साइंटिस्टों को पता चला वो तीन चीज हो सकती है, या तो क्या हो सकता है आरएनए, या तो क्या हो सकता है प्रोटीन, या तो क्या हो सकता है डीएनए। तो अगले जो दो एक्सपेरिमेंट है वो किस लिए थे, पता करने के लिए कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आरएनए है या प्रोटीन है या डीएनए है। इतनी बातें समझ में आई। अब दो एक्सपेरिमेंट अगले क्लास में देखेंगे। ओके, यस स्क्रीनशॉट सर, ले लिया। मतलब हाँ पूछिए। यस मतलब एमआरएनए नहीं अब देखो, एमआरएनए और आरएनए डेट नहीं है सर, इसलिए। ना 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 देखो, अभी साइंटिस्टों के हिसाब से समझो, उनको तो उतना डिटेल नहीं मालूम। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको इतना पता चल गया था कि कुछ ना कुछ चीजें क्या हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। उसके बाद और साइंटिस्ट आए, इस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था ना कुछ तो रिजल्ट मिल रहा था। तो दूसरे साइंटिस्ट उस जमाने के क्या करने लगा होगा, दिमाग लगाना होगा कि क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म क्या चीज जा रही है। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगा के तीन गेस किया। कितने गेस किए, तीन गेस किए। एक का और वो गेस में क्या क्या था, आरएनए वो चीज हो सकती है, या वो चीज डीएनए हो सकती है, या वो चीज क्या हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है। तो अगले एक्सपेरिमेंट जो हम सिलेबस में देखेंगे वो इसी चीज को जानने के लिए देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आरएनए है या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज प्रोटीन और डीएनए। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो दिस पेज का। हाँ, इससे ओके ओके। ले लिया। अब इस वाले पेज का भी स्लाइड ले लो। डन सर। डन।